हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सर्वोटेक पावर सिस्टम्स स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में सभी चीजों को समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड operates as a key manufacturer and supplier of energy solutions, focusing on sustainability and innovation. The company engages in the development, production, and sale of solar products, EV chargers, and LED lighting solutions. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है ये एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की इनोवेशन करके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके, उनकी सेलिंग करके। कौन कौन से प्रोडक्ट्स इनके हैं तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, सोलार प्रोडक्ट्स, ईवी चार्जर्स एंड एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस। तो इन चीज़ों के अंदर ये जो कंपनी है ये इनोवेशन का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है, फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है और उनको सेल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इनका बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस डिविजन्स को समझते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमने सेगमेंट्स को समझा, अलग अलग सेगमेंट, सोलार प्रोडक्ट्स, ईवी चार्जर्स एंड एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस। तो इन सेगमेंट्स में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स हैं। सोलार प्रोडक्ट्स के सेगमेंट्स में बात करें तो देखो सोलार पैनल्स, फिर सोलार इन्वर्टर्स एंड द सर्व पोर्ट। तो ये चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है और बेचती है। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट सेगमेंट ईवी चार्जर्स का। यहाँ पर कही जा रही है एडवांस्ड एसी एंड डीसी फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस with 26% मार्केट शेयर इन रजिस्टर्ड ईवी चार्जर्स अक्रॉस इंडिया। काफी अच्छी बात है। ये जो कंपनी है ये एडवांस्ड एसी एंड डीसी फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे अगर हम रजिस्टर्ड ईवी चार्जर्स की बात करें इंडिया में तो इसमें कंपनी की मार्केट शेयर है 26% की, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी जो है यार काफी छोटी है और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी मार्केट शेयर 26% का है, बढ़िया है। ठीक है, एंड ईवी चार्जर्स का जो डिमांड है आगे चलकर डेफिनेटली रहने वाला है बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। एंड साथ ही साथ सोलार सेक्टर में कंपनी काम करती है, सोलार प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, बेचती है। तो ये भी जो सेक्टर है ये आगे डिमांड में रहने वाली है। एलईडी लाइटिंग तो ये भी डिमांड में रहने वाली है आगे चलकर। तो यहाँ पर देखो एलईडी लाइटिंग के अंदर नेक्स्ट कही जा रही है लाइटिंग सॉल्यूशंस फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो दोनों पर्पस के लिए ये जो कंपनी है लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बढ़िया है। अब यहाँ पर हम रेवेन्यू बाइफर्केशन को डिस्कस करते हैं। ये Q2 FY25 के अकॉर्डिंग है। तो ईवी चार्जर एसी के माध्यम से 21% की रेवेन्यू कंपनी की रही है Q2 FY25 में। फिर डीसी ईवी चार्जर के माध्यम से 41% की रेवेन्यू, ओईएम सेल्स ईवी के माध्यम से 21%, सोलार के माध्यम से 15.5%, एलईडी सोलार पावर एंड आईसी इस सेगमेंट से ओनली 1.5%। अब देखो दोस्तों Q2 FY25 के अकॉर्डिंग मेजर रेवेन्यू कंपनी की आई है डीसी ईवी चार्जर्स के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को डिस्कस करते हैं। कही जा रही है कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन हरियाणा with over 1.5 lakh square feet and is equipped with advanced technology supporting large scale production across its product lines. The facility is optimized for research and development to maintain its innovative edge. तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कंपनी की फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं हरियाणा के अंदर, जो कि 1.5 लाख स्क्वायर फीट में है। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा है। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसके अंदर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन की भी सुविधा है और इनके अंदर R&D की भी सुविधा है ताकि अलग अलग प्रोडक्ट्स की इनोवेशन की जा सके। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, ओवरसीज ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखो कही जा रही है इन FY23 कंपनी एक्सपेंडेड इट्स ईवी चार्जर बिजनेस इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो FY23 में कंपनी ने मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के अंदर अपनी ईवी चार्जर बिजनेस को एक्सपैंड की है। इट हैज पार्टनर्ड विद अल अंसारी मोटर्स LLC UAE टू प्रोवाइड ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो कंपनी ने यूएई की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ईवी चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड करने के लिए। आगे देखो यहाँ पर कही जा रही है कंपनी इन एसोसिएशन विथ GIZ कंप्लीटेड टेस्टिंग ऑफ कंपोर्ट विथ
the portable solar system PV port in Berlin. The company achieved a revenue of 40 crores from its overseas business in FY24. Company plans to have its touch point in 40 to 50 countries going ahead. देखो दोस्तों, यहाँ पर एक और कंपनी के साथ सर्वोटेक ने पार्टनरशिप की हुई है, GIZ कंपनी का नाम है। एंड यहाँ पर अगर हम FY24 में ओवरसीज बिजनेस के माध्यम से रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू रही है 40 करोड़ की। एंड यहाँ पर देखो, कंपनी जो है ये प्लान करके चल रही है कि हम 40 टू 50 कंट्रीज में अपनी टच पॉइंट बनाएं। ठीक है, इस चीज के ऊपर कंपनी फोकस करके चल रही है। एक्सपेंशन के ऊपर कंपनी जो है ये काफी ज्यादा ध्यान देकर चल रही है। आने वाले समय में ये जो कंपनी है ये 40 से 50 देशों में अपना जो काम है इसे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, एक रिसेंट की ही न्यूज है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड ही न्यूज है। यहां पर देखो कही जा रही है, सर्वोटेक पार्टनर्स विथ लेजुई GmbH टू डेवलप 100% सोलार पावर्ड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रो मोबिलिटी इन जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर कंपनी ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की हुई है, किस चीज के लिए? तो देखो, माइक्रो मोबिलिटी में 100% सोलार पावर्ड EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर हम क्लाइंटेल को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्लाइंट्स की लिस्ट में काफी बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो IOCL, BPCL, IHB, नयारा एनर्जी, फिर और भी कंपनीज है। यहाँ पर देख सकते हो HPCL, गेल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, ETC। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर बुक को डिस्कस करते हैं। और ये जो ऑर्डर बुक है ये H1 FY25 के अकॉर्डिंग है। ऑर्डर बुक स्टूड एट 600 प्लस करोड़ एज ऑफ H1 FY25। तो दोस्तों, यहां पर ऑर्डर बुक की बात करें तो 600 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है कंपनी की H1 FY25 के अकॉर्डिंग। अब देखो, ये जो ऑर्डर बुक है इसमें किस सेगमेंट से कैसे ऑर्डर मिले हैं ये भी समझ लो। तो यहां पर देखो कही जा रही है विथ 70% EV एंड 30% सोलर। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर बुक है इसमें मेजर जो ऑर्डर्स मिले हैं ये EV के सेगमेंट से मिले हैं 70%, एंड बाकी 30% जो है वो सोलार के सेगमेंट से मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्सिडरीज को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल कंपनी की कुछ 5 सब्सिडरीज हैं, जिसमें फर्स्ट सब्सिडरी है यहाँ पे सर्वोटेक स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो सब्सिडरी कंपनी है, इस सब्सिडरी के माध्यम से एथलीट्स को सपोर्ट किया जाता है, कंपनी के द्वारा इनको प्रमोट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सब्सिडरी है रीब्रीथ मेडिकल डिवाइसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, बाकी जो सब्सिडरीज हैं वो इनके बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी R&D करने का काम करती है। लाइक यहाँ पर देखो, रीब्रीथ मेडिकल डिवाइसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो सब्सिडरी है इसके माध्यम से जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कंपनी करती है। यहाँ पर देखो कही जा रही है मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पार्ट्स इन हाउस। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सब्सिडरी है सर्वोटेक EV इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर जिसमें कही जा रही है डेवलपिंग EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड प्रमोट EV एडॉप्शन। तो इस सब्सिडरी के माध्यम से ये जो कंपनी है ये EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। एंड उसके बाद है यहाँ पर टेक बेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर देखो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग EV चार्जर कंपोनेंट्स, लिथियम आयन बैटरीज एंड रिचार्जेबल बैटरीज। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सब्सिडरी है टेक बेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग बैटरीज। कौन कौन से बैटरीज हैं यहाँ पर देखो दिया हुआ है। फिर यहाँ पर सोलार पैनल्स एंड EV चार्जिंग स्टेशंस अलोंग विथ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ये कुछ इनके सब्सिडरीज हैं। और यहाँ पे अभी हमने इनके बिजनेस को काफ़ी डिटेल में समझा। बिजनेस की ओवरऑल बात करें तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है ये। EV के सेक्टर में कंपनी काम करती है, सोलार के सेक्टर में कंपनी काम करती है, LED लाइटिंग सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली इसकी डिमांड रहने वाली है। अगर आप EV के सेक्टर में लाइक मानकर चलो कि अगर आप जो EV बनाते हैं कंपनीज,
उन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कंपनीज के साथ चल सकते हो जो ईवीज के लिए अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। ईवीज के अंदर जो एक सबसे मेन जरूरी वाली चीज होती है वो होती है ये ईवी चार्जर्स। तो वो चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। एंड बैटरीज की जरूरत होती है तो बैटरीज की भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। ठीक है, तो आपके पास ईवीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली ईवी बनाने वाले कंपनीज के साथ चल सकते हो या फिर आप ईवी के कंपोनेंट्स बनाने वाले कंपनीज के साथ चल सकते हो। ठीक है, तो ईवीज के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ सोलर सेक्टर के अंदर भी ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाकर बेचती है। सोलर पैनल्स हो गया, सोलर इन्वर्टर्स हो गया, ये चीजें कंपनी बनाती है। एलईडी लाइटिंग के अंदर भी कंपनी काम करती है। ठीक है, अब चलो यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 3760 करोड़ की मार्केट कैप है। एक बहुत ही छोटी कंपनी है तो इस हिसाब से यहां पर रिस्क भी समझकर आपको चलना है, बहुत ही हाई रिस्क है। स्टॉक पी 184 की है, इंडस्ट्री पी 67.1 की है। तो वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफी हाई है पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिर यहां पर अगर हम पीज रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है, 6.17 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन यहां पर एक्सपेंसिव है काफी फिलहाल के समय में। आरओसी 10.9%, आरओई 10.4%, कुछ खास नहीं है, एवरेज है। फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग 59.3% और प्लेज परसेंटेज 3.78%। देखो प्रोमोटर्स के होल्डिंग यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं। एक नेगेटिव पॉइंट होती है कि प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स अगर प्लेज्ड होते हैं तो ठीक है, लेकिन वीडियो के साथ बस एंड तक बने रहना, आपको मैं इस चीज के बारे में एक डिटेल में इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में जरूर से बताना ताकि मुझे समझ में आए कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो या फिर नहीं देखते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लाए जाते हैं एजुकेशनल पर्पज से। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंट प्राइस की बात करें तो 169 की है, 52 वीक हाई 205 की और लो है 73.5 की। बुक वैल्यू है 7.34 रुपए की। डेप्ट है 73 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.45 की। चलो ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में, -25.5 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.03%। फेस वैल्यू 1 रुपए की। ईपीएस है 0.92 रुपए की। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, पास्ट में अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर 2021 से लेकर टीटीएम तक की डेटा को डिस्कस कर रहे हैं। 87 करोड़, 144 करोड़, 278, 353 और फिर टीटीएम में 500 करोड़, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के अंदर देखो 1 करोड़, 4 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़। तो यहाँ पर भी बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पास्ट 3 इयर्स तक की डेटा अवेलेबल नहीं है। कंसोलिडेटेड में ऐसा है, अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा डेटा मिल जाएगा, लेकिन हाँ कंसोलिडेटेड डेटा ही देखनी चाहिए हमें। अब यहाँ पर देखो पास्ट 3 इयर्स के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 60% की रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 118% की, बहुत ही शानदार है। टीटीएम में यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 36% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 18%। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीजीआर देखो गाइज, यहाँ पर रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को काफी शानदार तरीके से मिले हैं। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। पास्ट 5 इयर्स में 199% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। पास्ट 3 इयर्स में 172% के सीएजीआर से एंड पास्ट 1 ईयर में 122% के सीएजीआर से, बढ़िया है। रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पास्ट में काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिले हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 इयर्स में 12%, लास्ट ईयर में 10%, कुछ खास नहीं है, एवरेज है। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो देखो कैश रिजर्व की अगर हम बात करें तो फिलहाल कैश रिजर्व है कंपनी के अंदर 154 करोड़ की। एंड कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स कम है, 73 करोड़ की है। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, एसेट्स लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। 89 करोड़, 167 करोड़, 277 करोड़, 349 करोड़, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं।
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिलहाल ठीक ठाक है 59.34%। लेकिन यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से देखा जाए तो इनकी जो होल्डिंग्स है ये लगातार ट्रिम हुई है। यहाँ पर देख सकते हो 61.35%, 59.7% और फिर 59.34%। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर ट्रिम तो हुई है पिछले 2-3 क्वार्टर से, लेकिन यहाँ पर एफआईआईज की जो होल्डिंग्स हैं ये बढ़े हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2.45%, फिर 5.53 और फिर 5.95%, बढ़िया है। डीआईएच की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पर ट्रिम हुए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। यहाँ पर देख सकते हो 36.19%, 34.77% और फिर 34.71%। अब देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो ओवरऑल ठीक ठाक है और एफआईआईज की इंटरेस्ट भी अच्छी खासी हमें देखने को मिल जा रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पर हमने शुरू में डिस्कस किया था कि प्लेज परसेंटेज है, यहाँ पर प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स है वो गिरवी रखे हुए हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो पास्ट की अगर हम बात करें तो देखो सितंबर 2023 का जब समय था तब प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो यहाँ पर देखो 60.6% की थी, ठीक है। और उस वक्त प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स थे इसमें से 11.34% के जो होल्डिंग्स हैं ये प्लेज्ड थे, यानी कि गिरवी रखे हुए थे। लेकिन फिर यहाँ पर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ये सेम ही रही है, लेकिन यहाँ पर प्लेज परसेंटेज जो है ये 0 हो गई थी, बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पर मार्च 2024 में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ये बढ़ गई 61.35% हो गई और यहाँ पर इधर जो प्लेज परसेंटेज है ये 0 ही रही है। फिर यहाँ पर देखो इधर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है ये ट्रिम होते गई है धीरे धीरे करके, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन भी किया है। लेकिन इधर यहाँ पर देखो प्लेज परसेंटेज जो है ये 0 ही रही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेज परसेंटेज जो है ये सितंबर क्वार्टर में ही आई है यहाँ पर 3.78% की। पहले यहाँ पर 0 थी और उससे पहले तो यहाँ पर 11.34% की थी, लेकिन यहाँ पर जो प्लेज परसेंटेज है वो एकदम 0 हो चुकी थी। लेकिन अभी यहाँ पर फिर से कुछ परसेंटेज में आ गई है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर ये अभी कम ही है। अब देखो आगे अगर ये जो परसेंटेज है ये बढ़ते जाता है काफ़ी ज़्यादा तो वो एक खतरे की घंटी होती है, तो इस चीज़ को भी आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। आगे चलकर अगर ये घटते जाता है, जैसे यहाँ पर हमें पहले देखने को मिला कि घट गई है, उसी तरह से अगर आगे भी घटते जाती है, धीरे धीरे घटती है या फिर एक साथ घटती है तो वो अच्छी बात होगी फिर, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो प्रोमोटर जो हैं वो कंपनी को ग्रो करने के लिए कभी कभी अपने जो शेयर्स हैं उनको गिरवी रखकर पैसे उठाते हैं और काम करते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एफआईआईज की इंटरेस्ट भी है, तो उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो स्टॉक में बात है, तभी तो यहाँ पर ये लोग इंटरेस्टेड हैं इतनी छोटी सी कंपनी के अंदर। बाकी डीआईएच के कुछ भी होल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को थोड़ा समझते हैं, लेकिन दोस्तों टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर रिस्क के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों ये जो कंपनी है बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, फ्यूचर में डिमांड भी रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर अगर हम रिस्क की बात करें तो बहुत ही हाई रिस्क है। यहाँ पे मार्केट कैप सिर्फ यहाँ पर 4000 करोड़ के अप्रोक्स है, ठीक है। 4000 करोड़ से भी कम की है, एक राउंड फिगर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो कंपनीज है नेक्स्ट 5 ईयर्स या फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में टिकेंगे भी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है ऐसे स्टॉक्स में। अगर इस प्रकार के 100 स्टॉक्स हैं मार्केट में तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में अगर आप लोग देखोगे तो 100 में से मुश्किल से आपको 5 ही कंपनीज अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की बहुत ही खराब एवरेज होती है ऐसे कंपनीज के अंदर, तो रिस्की काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ चलना चाहते हो इस सेक्टर में तो ही इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करने की सोचना। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लगाने से बचना है। आपको चाहे कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो जाए उतना ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो आपके पोर्टफोलियो का यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 4% का ही एलोकेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो रिस्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 2% अगर रहता है तो और भी अच्छी बात होगी।
और मैक्सिमम हमने कहा कि 4% से तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ। बाकी आपको जो ठीक लगे अपने हिसाब से उस प्रकार से एलोकेशन दे सकते हो, लेकिन हमने कहा कि वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की स्टॉक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट्स भी आपको लगाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स के भी चांसेस बढ़िया तरीके से हैं। इस प्रकार के जो कंपनीज हैं इनके अंदर ग्रोथ की जो पोटेंशियल है ये काफ़ी बेहतरीन होती है। तो कंपनी अगर आगे चलकर ग्रो कर जाती है बढ़िया तरीके से, तो रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी शानदार तरीके से मिल सकते हैं, जैसा कि पास्ट में यहाँ पर रिटर्न्स मिला है, आगे भी मिल सकता है और भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अब समझते हैं, जैसे देखो अभी 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ पर हमने मानकर चलो 2 लाख का अमाउंट लगा दिया। ठीक है, और मार्केट कैप बढ़कर 8000 करोड़ की हो जाती है, तो यहाँ पर हमें भी जो रिटर्न्स हैं वो 2x मिल जाएंगे। हमारा जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगा, 4 लाख हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डबल हुई है मार्केट कैप, तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो भी डबल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर और बेटर एक्सपेक्ट करके चले तो 1 मिनट इरेज करके मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। कितना था मार्केट कैप? 4000 करोड़। ठीक है, तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी अगर मानकर चलो अच्छी तरीके से काम करते जाती है, बढ़िया तरीके से ग्रो करते जाती है, और मार्केट कैप इनकी 10 गुना से बढ़ जाती है, तो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमने 2 लाख का अमाउंट लगाया था, ये भी 10 गुना से बढ़ेगा, तो 2 लाख का अमाउंट जो है ये 20 लाख बन जाएगा। ठीक है, हम इतना ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यार 40,000 करोड़ तक भी अगर मार्केट कैप पहुंच जाती है कंपनी की, तो यहाँ पर हमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, 10 गुना रिटर्न बन जाएगा, तो ये भी कम नहीं होता है। और आगे चलकर अगर हमें आगे के लिए विजिबिलिटी मिलेगी तो हम उस अनुसार होल्ड करेंगे, वरना वहां से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न्स के भी जो पॉसिबिलिटीज होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं यहाँ पर, अगर कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाती है तो। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो छोटे से अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए, जरूरत से ज़्यादा पैसे लगाने से बचना है, क्योंकि रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी हाई होता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब यहाँ पर चलो हम टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम पास्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले देखो जो स्टॉक था कुछ खास परफॉर्म नहीं करा था। देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से एकदम कंसोलिडेशन के साथ स्टॉक जो है ये चलता था। और यहाँ पर देखो एक चीज हमें क्या समझने को मिला है कि यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हुई, फिर तेजी आई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, एंड फिर यहाँ पर शानदार तेजी, एंड उसके बाद फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, और फिर कंसोलिडेशन, और फिर यहाँ पर तेजी आई, और अभी देखो कंसोलिडेशन का समय आ चुका है। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन के बाद शायद से उसी प्रकार से तेजी देखने को मिल जाए जैसे पहले हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। अब देखा जाए आगे क्या होता है। मतलब मैंने पास्ट में किस प्रकार से चार्ट ने परफॉर्म किया है वो शो किया है। अब ये गारंटेड नहीं होता है कि ऐसा ही फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। और यहाँ पर टेक्निकल्स को थोड़ा हम अब जूम करके समझ लेते हैं कैसी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल रही है स्टॉक के अंदर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई है। ये है सपोर्ट एंड ये है रेजिस्टेंस। ये जो ट्रेंड लाइन है ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर नीचे साइड में शिफ्ट होते जा रहा है लगातार। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एंड यहाँ पर लगातार रेजिस्टेंस जो है ये नीचे साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। अभी स्टॉक में हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक देखा जाए तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, मात्र 17-18% का डिस्काउंट है। अगर यहाँ पर आप लोग SIPs की शुरुआत करना चाहते हो तो यहाँ पर इस सपोर्ट के साथ ही SIPs की शुरुआत करनी चाहिए, जो कि है 160 की सपोर्ट। एंड डिस्काउंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 22-23% की डिस्काउंट मिल रही है। डिस्काउंट भी ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से फर्स्ट SIP करने के लिए, और सपोर्ट की लेवल यहाँ पर होगी तो बाइंग करने के लिए ठीक रहेगा। रिसेंटली स्टॉक इस सपोर्ट पर काफ़ी मौका भी दिया था, फिर यहाँ से कुछ तेजी आ चुकी है हल्की फुल्की, अभी 160 से 168 तक जा चुकी है। अब देखो वापस से अगर इस सपोर्ट पर स्टॉक मिल जाता है तो अच्छी बात है, फर्स्ट SIP करके चल सकते हो। बल्क में बाइंग करने से बचना है।
फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से वही चीजें करना चाहूंगा कि देखो, ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया इस स्टॉक के अंदर। तो इस गलती को करने से भी बचना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट मिले, ठीक है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे डाउन साइड में ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट कब आएगी, तो यहाँ पर देखो Q3 के जो अर्निंग्स हैं वो अभी आने बाकी हैं। तो Q3 में देखो परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक में हमें तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बजट भी है, तो बजट में जिस प्रकार से सपोर्ट मिलती है इस सेक्टर को, उस हिसाब से स्टॉक के अंदर रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तेजी और मंदी उस अनुसार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो, अगर कोई इस प्रकार से सोचकर चल रहे हैं कि मैं Q3 एंड बजट इन दोनों चीजों की कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लूंगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको वेट करके चलना होगा फिर, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। एक सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से चीज़ों को समझाया है। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की क्वालिटी पर रिकमेंडेशन हमने नहीं दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।